नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे खबर तो समझिए। बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 12,672 नए केस मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौतें दर्ज हुई है। पूरे राज्य में सर्वाधिक राजधानी पटना में 2,801 नए केस सामने आए हैं। इसे लेकर इससे पहले बुधवार को रिकॉर्ड 12,222 संक्रमित मामले सामने आए थे। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,801 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि गया जिले में 816, औरंगाबाद जिले में 748, सिवान जिले में 243, मुजफ्फरपुर में 704, सारण में 617 और बेगूसराय जिले में 607 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। चलिए अब खबर को समझ लेते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 12,672 नए केस मिले, मतलब हर घंटे 528 लोग संक्रमित हो रहे हैं। 24 घंटे में 54 मरीजों की मौत हुई, मतलब पिछले 48 घंटे में 113 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट भी लगातार गिर रहा है। रिकवरी रेट गिरकर 79.28% तक पहुंच चुका है। बिहार में बेकाम पड़े वेंटिलेटर को लेकर नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए निर्देश दिया है और लिखा है कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हम लगातार वेंटिलेटर की खबर को दिखा रहे हैं। खबर दिखाने के बाद आज सीएम ने संज्ञान लिया। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ने भी व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया था। वेंटिलेटर दुरुस्त होंगे तो मरीजों को फायदा होगा। सुप्रीडेंटेंट की एक चिट्ठी पर सवाल उठ रहे हैं। चिट्ठी में लिखा है कि 24 तारीख को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अस्पताल के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में सभी डॉक्टर ड्रेस कोड में अस्पताल आएंगे, मगर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि चिट्ठी में जोर देकर यह लिखा गया है जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है उन्हें भी अस्पताल आना होगा। मंत्री के दौरे के साथ सभी डॉक्टरों का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराया जाएगा और इस दौरान जो नहीं आया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुप्रीडेंटेंट कैसे कोरोना पॉजिटिव डॉक्टरों को जबरन अस्पताल बुला सकते हैं। इस बाबत जब प्रभारी सुप्रीडेंटेंट प्रवीण कुमार सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ और ही मामला बताया और उन्होंने कहा कि पता चला है कि कई डॉक्टर कोरोना की गलत रिपोर्ट देकर काम पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का निर्देश देते हुए बुलाया गया है। कुछ रिपोर्ट मिला, कुछ कंप्लेन मिला कि कुछ डॉक्टर फॉल्स रिपोर्ट कोरोना का दे करके और वो लोग काम से ड्यूटी से वंचित था। विचार किया कि अभी जब कोरोना का इतना महामारी माने काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोगों को डॉक्टरी सलाह और डॉक्टर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ऐसे स्थिति में अगर हमारे डॉक्टर ड्यूटी पर न होंगे तो हम कैसे सेवा दे पाएंगे। इसको देखते हुए जब मेरे विचार आया कि जो लोग सही हैं वो सही साबित हो जाएंगे। अब सुप्रीडेंटेंट के मुताबिक उनकी चिट्ठी की हकीकत को समझिए। आरा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज भारी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर सीटी स्कैन में खुद को कोरोना बताकर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों की कमी से अस्पताल में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इसलिए सुप्रीडेंटेंट ने सभी डॉक्टरों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने को कहा है।
हर सेकेंड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौत के आंकड़े भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर तरफ दिखती लाशों के इस दौर में जिंदगी की उम्मीद सिर्फ डॉक्टरों की दहलीज पर दिखाई देती है, जो खुद जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम अपनों की मौत के बाद भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और डॉक्टरों की ही मौत का मुजरिम मानकर हंगामा करने लगते हैं। पटना के एनएमसीएच में 12 घंटे में 2 बार डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। महामारी से हर पल बढ़ रहे बीमार, मौत के तांडव से हर तरफ हाहाकार। कम पड़ी सुविधाएं, सिस्टम पड़ा लाचार। मुश्किल घड़ी में मत करो डॉक्टरों पर वार। कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना काम मार खा कर करेंगे? कोई नहीं यह काम कर सकता है। और मैं किस मुंह से अपने डॉक्टरों को कहूं कि आप काम करिए, जबकि गत 12 घंटे में 2 बार वो लोग पीटे जाते हैं, गाली सुनते हैं। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को सुपरिटेंडेंट के समर्थन से 400 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है, जो यहाँ भर्ती हैं। लोग कोरोना से डरे हुए हैं, मगर ये डॉक्टर उन कोरोना मरीजों के परिजनों से डर कर बैठ गए हैं, जो मरीज की मौत के बाद मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, गुरुवार शाम को अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कैसे हंगामा बरपाया। आरोप है कि परिजनों ने तोड़फोड़ के साथ डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर रात में ही हड़ताल पर चले गए थे। मान मनौवल के बाद सभी डॉक्टर सुबह 9:30 बजे के करीब काम पर लौट भी आए थे, मगर तभी एक दूसरे मरीज की मौत पर परिजनों ने कुछ डॉक्टरों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर वापस हड़ताल पर चले गए। देखिए, ये हम में से कोई नहीं चाहता कि किसी के भी परिजन की लॉस हो या कुछ भी हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बचा सकें। हमारे कैपेसिटी में जितनी चीज़ होती है हम करते हैं, बट अब अगर मरीज नहीं बचता है, हमारी फैसिलिटी जितनी है उतने के साथ, तो हम उनके दुख के साथ हैं, उनके दुख के हिस्सेदार हैं। अब इस पैंडेमिक सिचुएशन हम सब एक साथ ही बियर कर रहे हैं, एक साथ ही मिल के ही इसके थ्रू जा सकते हैं हम। सुना आपने, डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई मरीज मरे। ये तो कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर नियति साथ नहीं, तो फिर उसका गुस्सा इन पर उतारने से क्या होगा। सोचिए कि अगर डर के मारे ये काम पर नहीं लौटे, तो जो जिंदगियां बच रही हैं, उन्हें कौन बचाएगा। यही वजह है कि जूनियर डॉक्टरों को अनुशासन में रखने वाले अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी अड़ गए हैं कि काम तभी शुरू होगा जब प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं को पुख्ता करेगा। 4 आवर्स में कितने डेथ हुए हैं? 37 डेथ हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक डेथ अगर किसी अस्पताल में होता है तो कितना उसका स्ट्रेस होता है हॉस्पिटल पर। इसलिए हमारे पास 2 विशेष मुद्दे हैं। एक तो मुद्दे हैं कि हमारे चिकित्सकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, दूसरा मुद्दा है कि अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई हमको मिलना चाहिए, और तीसरा मुद्दा है कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जिसकी मांग हमने सरकार से की है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, उन लोग सबों की आपूर्ति जो है वो की जाए। ऐसे ही सिवान में भी एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दूसरे मरीजों के इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हर किसी को सोचना होगा कि एक की मौत पर गुस्सा कई लोगों की मौत की वजह ना बने, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझ लेते हैं। जान पर खेलकर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पटना एम्स समेत 6 प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। 750 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स के अब तक 384 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। पीएमसीएच के 125 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे हालात में डॉक्टरों पर हमला
कहीं से जायज नहीं है। डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो स्थिति भयावह हो जाएगी। आज एनएमसीएच में पिछले 24 घंटे में 24 मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपील की है कि लोग डॉक्टरों के साथ उन पर गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर भी दिन रात मरीजों की जान को बचाने में लगे होते हैं। मंगल पांडे ने डॉक्टर से भी धैर्य रखने की अपील की। सुनिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार के साथ। बढ़ते संक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा अगर चुनौती किसी विभाग पर भी है तो वह है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल क्या कर रहा है, कई चुनौतियां उसके सामने है। इसमें एक एनएमसीएच की स्ट्राइक भी है। क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है राज्य सरकार के स्तर पर, इस पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से। किस तरीके से ये स्ट्राइक को लेकर आप लोग टैकल कर रहे हैं सिचुएशन? नहीं, देखिए, मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि चिकित्सक जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हर चिकित्सक हर किसी की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं, कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और हमेशा प्रयास ये होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं, सेवा करें। कुछ इस तरह की घटना यदि हो जाती है तो व्यवधान पैदा हो जाता है, जो आज हो गया है। प्रशासन लगा हुआ है, हम चिकित्सकों की पूरी सुरक्षा के इंतजामात करने में लगे हैं। पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी एनएमसीएच में अभी उपस्थित हैं और मामले को बातचीत करके रिजॉल्व करेंगे। हम डॉक्टरों से भी आग्रह करते हैं, अभी कठिन समय है हम सब लोगों के लिए, चुनौती का समय है, धैर्य रखने का भी समय है और हम सब लोगों के लिए एक प्रकार से परीक्षा का समय है। तो हम लोगों की सेवा करें और सुरक्षा के भी इंतजामात किए जाएंगे। पुलिस के अधीक्षक और हमारे जिलाधिकारी वहीं पर उपस्थित है। कोविड के संक्रमण लगातार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, एक चुनौती आ गई आपके सामने, कैसे सिचुएशन से निपटा जाए। आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात चल रही थी हर जिले में, वहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई? नहीं, देखिए, चुनौती तो पूरे दुनिया के सामने, देश के सामने है और हम सब लोग इस देश के हिस्सा हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो परेशानी पूरे देश में है अपने राज्य में भी है। निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी अभी भी बनी हुई है। कई हॉस्पिटल्स ने तो नो बेड का वहां पर बोर्ड भी टांग दिया है। तो ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है अभी? सिचुएशन को आपने टैकल कर लिया या फिर अभी और जरूरत है ऑक्सीजन की निजी हॉस्पिटल में? ऑक्सीजन की जरूरत है ही और इसीलिए कल रात को जो 194 मैट्रिक टन की उपलब्धता के संदर्भ में एलोकेशन हुआ है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन पटना के जिलाधिकारी के द्वारा जिला में 50 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, सभी अस्पतालों के लिए अलग से 2-3 अस्पतालों को एक साथ टैग करके एक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। वो हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में आज 24 कोरोना मरीजों की मौत के बाद खलबली मच गई है। देर शाम पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। के बाद डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी है और फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसएसपी पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र शर्मा यहाँ एनएमसीएच का जो प्रबंधन है उससे लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो स्ट्राइक है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो वो मरीज के परिजनों को हो रही है और मरीज को हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनएमसीएच प्रबंधन के साथ लगातार बातचीत जारी है। किस कदर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, हम बातचीत करेंगे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से कि किस कदर यहाँ पर उन्होंने हालात का जायजा लिया है और क्या आगे की जा रही है। एनएमसीएच का कुछ इशू था तो उसी के लिए हम और एसएसपी साहब आए हैं यहाँ और सुपरिंटेंडेंट साहब हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, हम लोगों ने सब घूम करके देखा भी है। 2-3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो सुरक्षा का थोड़ा सा अव्यवस्था हो जा रही है, विशेषकर अगर कोई डेथ हो जाती है दुर्भाग्य से तो उस समय जो है परिजन और डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हैं तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा
दुर्व्यवहार हुआ है, जिसको लेकर के थोड़ा अनरेस्ट भी है। तो वो हम लोग देख रहे हैं, पर्याप्त संख्या में जो इंटरनल हमारी फोर्सेज हैं वो, और जो बाहर से हम लोग को डिप्यूट करना है वो, उसका हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं, अभी बैठ के भी देखेंगे। कल एक इशू हुआ था, कल सामने एक MCH बिल्डिंग है जहाँ पे एक वारदात हुई थी कि एक पेशेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया गया था। क्राइसिस सिचुएशन है, सब लोग हार्ड प्रेस्ड हैं, सब लोग अपने लिमिट को स्ट्रेच करके काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिए हैं। डॉक्टर्स की भी अपने लिमिटेशंस हैं, पेशेंट्स की भी अपने लिमिटेशंस हैं। हम लोग अपने का ऑगमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 150 से ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हम लोगों ने बाहर ही अपना ही बल दिया है और 2 शिफ्ट में 12-12 घंटे की शिफ्ट हम लगा रहे हैं ताकि व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गया। पहली खेप में 3 टैंकर में 46.34 टन ऑक्सीजन भेजा गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। गुरुवार की रात को 3 टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो पहुंचा था। रात में ही इसमें ऑक्सीजन भरा गया। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ रवाना किया गया है। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, मरीजों को राहत देने वाली है, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। पहली खेप में 3 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। बोकारो स्टील प्लांट से यूपी, MP, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। खबर को समझिए कि रेलवे क्यों चला रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे ने खास व्यवस्था की है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द राज्यों में भेजा जा सके। केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दिया है ताकि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। दानापुर के पीपा पुल पर आज बड़ा हादसा हो गया है। मुसाफिरों से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दानापुर का पीपा पुल शुक्रवार को एक और हादसे का गवाह बना। जो पुल दियारा वासियों के यातायात का एक बड़ा जरिया है, वो एक ऐसे हादसे का गवाह बन गया जिसने कई जिंदगियां लील ली। एक परिवार को ऐसा जख्म दे गया जिसे याद कर लोग सिहर उठेंगे। दरअसल एक सवारी गाड़ी में सवार लगभग 15 लोग शादी समारोह से सुबह अकीलपुर से दानापुर की तरफ लौट ही रहे थे कि तभी पीपा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा में जा गिरी। पीपा पुल का रेलिंग तोड़ गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी को ढूंढ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। देखिए गंगा नदी से वो गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर NDRF की टीम और जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि जैसे ही दियर से जब गाड़ी आई थी पुल पर, उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा नदी में समाहित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में स्थानीय गोताखोर और फिर रेस्क्यू टीम के लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे जैसे नदी में एक एक शव बाहर निकाले जा रहे थे, लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि हादसे के शिकार लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। पाटलिपुत्र के स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। दुखद है, स्तब्ध हूँ। अकीलपुर गांव के थे, शादी में लोग आए थे। चित्रकूट नगर में इनका दानापुर में मकान भी है, वही लोग जा रहे थे।
तो अत्यंत ही दुखदायी घटना है, स्तब्ध है पूरा। हम सब लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतक को आत्मा की शांति मिले, मृतक परिवार को ढाढ़स मिले। सब परिवार के लोगों से मिला हूं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ठीक हादसे की जगह वाले स्पॉट पर पहुंचे और बताने की कोशिश की कि हादसा कैसे हुआ था, जबकि दानापुर के विधायक रीतलाल यादव हादसे पर सियासत करने से नहीं चुके। यही पीपा पुल का वो जगह है, यही रेलिंग है जिसे तोड़ करके सवारी गाड़ी गंगा जी में गिरी और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग सवार थे गंगा नदी में जब गाड़ी गिरी थी उस वक्त। और खास तौर पर देखिए वो ढलान है और उस ढलान पर से गाड़ी अनबैलेंस हुई और इसके बाद ये पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा नदी में गिरी और वैसा ही सारे के सारे टूट करके पुल तोड़ करके नीचे गिर गया। अभी देखा जा सकता है कि सारा उनका सामान भी है, इधर भी है, उस तरफ भी है, सामान तितिर बितिर हो चुका है। तो पुनरावृत्ति घटना नहीं होता अगर जो यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा अगर जो साफ होती तो, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा साफ नहीं है। काफी जर्जर हो चुके इस पीपा पुल पर पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके जब गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन साल के बाकी महीने इसे चालू रखा जाता है। वैसे दानापुर के दियारा वासियों की पुरानी मांग इस जगह पर स्थानीय पुल की सालों से रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर आज यहां स्थायी पुल होता तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? शायद नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।